रॉक्सी ने गिलास से एक लंबी चुस्की भरी, फिर मीरा की ओर देखता हुआ कहने लगा, मुझे यहाँ रॉक्सी के नाम से जाना जाता है। इससे पहले कि मैं अपना धंधा बताऊं, क्यों ना हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जान लें। डिल्लन ने अपने कंधे उचकाए और बोला, मुझे यह ठीक नहीं लगता। तुम चाहे कितने ही भोले क्यों ना बनते रहो, पर शायद तुम ये जानते होगे कि मैं कौन हूं। अब यदि तुम थोड़ी सी जानकारी दे दो तो बात कुछ सरल हो जाएगी। श्योर श्योर, रॉक्सी बोला, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। जहां तक अपने बारे में बताने का सवाल है तो मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। मेरा काम तो कारों को लूट कर ही चल जाता है। मेरे साथ जो लड़की है उसका काम लोगों की जेबें साफ करना है। डिल्लन ने मुंह बिसूर दिया। वो बोला, मैं इस धंधे में काफी समय से बाहर रहा हूँ। अब वापस लौटकर इसे जमाने की फिराक में हूँ। रॉक्सी ने ध्यानपूर्वक उसे देखा, फिर बोला, जरूर कोशिश करो। वैसे भी लोग तुम्हें भूल चुके हैं। डिल्लन ने संकेत भरी नजरों से मीरा की ओर देखा, जैसे उसे खामोश रहने को कह रहा हो। फिर रॉक्सी से बोला, मैं इस धंधे से संबंधित किसी बड़े आदमी से मिलना चाहता हूँ। मुझे तुम दोनों बहुत पसंद आए हो, रॉक्सी बोला। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर इसमें एक कठिनाई है। जब तक तुम फिर से अपना नाम पैदा नहीं कर लेते, कोई तुमसे बात करने को तैयार नहीं होगा। पुराने लोगों की दुनिया तो अब बिखर चुकी है और कुछ नए नए लोग इस धंधे में आ गए हैं। अब अगर तुमने बगैर सोचे समझे यूं ही इस धंधे में हाथ डालने की कोशिश की तो तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ सकती है। ये तो वाकई पते की बात कही तुमने, मीरा बोल उठी। हाँ, हालात ही ऐसे हैं। छोटे मोटे कामों में तो हाथ डालने के लिए मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर अपना गिरोह तो तुम्हें खुद ही बनाना होगा। पर मैं इस क्षेत्र के अन्य लोगों से कम तो नहीं हूँ। डिल्लन ने रॉक्सी को घूरते हुए ये बात कही। इस पर रॉक्सी बोला, मेरा धंधा किसी बड़े आदमी के संपर्क से नहीं चलता और किसी बड़े आदमी से कोई संपर्क भी नहीं है। हालांकि मैं पिछले 10 सालों से इस धंधे में हूँ और मुझे खुशी है कि मैं बड़े आदमी को नहीं जानता, किसी बड़े आदमी को नहीं जानता। इस धंधे में जो कोई भी बड़ा बनने की कोशिश करता है वो साफ पहचान में आ जाता है। फिर उसे स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए खर्चा भी करना पड़ता है। अब तुम फ्लॉट बैली या फिर नौश को ही देख लो, बेचारे भागते छुपते फिर रहे हैं और छुपते फिरेंगे हमेशा। मुझे कोई नहीं पहचानता, इसलिए मैं स्वयं को इस हिसाब से ज्यादा सुरक्षित महसूस करता हूँ। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। रॉक्सी ने लपक कर फोन उठा लिया। दूसरी ओर से उसे एक भारी सी आवाज सुनाई दी। गलजी में कुछ स्कॉट टाइप लोग घूमते दिखाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये लोग एफबीआई से संबंधित हैं। वो लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। धन्यवाद साथी, रॉक्सी ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर उसने उन दोनों की तरफ देखा और बोला, तुम दोनों अपनी अपनी पिस्तौलें छुपा कर रख दो। एफबीआई के कुछ लोग ऊपर ही आ रहे हैं। डिल्लन जल्दी से उठ खड़ा हुआ और बोला, मेरे पास ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिस पर मैं कोई आपत्ति करवा सकूं। कोट की जेब से रॉक्सी ने पिस्तौल निकालकर अलग रख दी। मैं तो तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, यदि तुम्हारे पास गन है या अभी कहीं रख दी है तो उसे छुपा दो। मिल जाने पर वो बहुत तंग कर सकते हैं। मीरा घबरा गई। उन्हें कहाँ छुपाया जा सकता है? उसने घबराते हुए स्वर में पूछा। रॉक्सी अंगीठी के पास तक गया और झुका। उसने टाइल वाली अंगीठी की ओर पीछे से एक दराज की तरह खोला। वहां की खाली जगह पे पिस्तौल डालते हुए कहा, मिस बेनुओ ने ऐसी चीजें छिपाने के लिए हर कमरे में ऐसी अंगीठियां बना रखी हैं। उनका प्रयोग करो। डिल्लन वहां से फौरन बाहर निकल गया और अपने कमरे में जा पहुंचा। उसने अपनी पिस्तौलों तथा थॉमसन को उसी प्रकार छुपा दिया। फिर वो वापस रॉक्सी के कमरे में आ पहुंचा और कहने लगा, लानत है यार, मैं तो सोचता था कि ये स्थान बहुत सुरक्षित है। रॉक्सी ने जवाब दिया, हाँ है तो सुरक्षित ही है भाई, पर एफबीआई वालों को किसी जगह जाने से कौन रोक सकता है भला। हाँ, पुलिस वाले तंग नहीं करते, परंतु एफबीआई वाले आते जाते रहते हैं। कुछ लोग आराम से बैठकर शराब पीते हैं। चिंता मत करो, स्वयं पर नियंत्रण रखो। यदि कुछ कहना सुनना हुआ तो मैं संभाल लूंगा। डिल्लन बड़बड़ाया, लानत है यार, मिस बेनवो को तो अपना किराया कम करना पड़ेगा। यदि ये लोग यहाँ आते जाते रहेंगे तो मैं इतना सारा किराया उसे क्यों दूंगा। जरूर 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 बात करना, रॉक्सी बोला।
मेरे ख्याल से वो तुम लोगों को लूट रही है। तभी सहसा नीचे हलचल की आवाज सुनाई दी। वे और भी अधिक सतर्क हो गए। लो भाई, वे लोग आ गए लगता है, रॉक्सी ने सामान्य स्वर में कहा। वो लोग तुम पर हाथ उठाने की चेष्टा भी कर सकते हैं, इसलिए तुम जरा शांत ही रहना। सीढ़ियों पर मिस बेनवो की आपत्ति की आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी, तुम लोग इस प्रकार यहाँ नहीं आ सकते, मैं बताए दे रही हूँ, ये एक सुरक्षित मकान है। शांत रहिए, शांत रहिए, किसी अन्य व्यक्ति का स्वर सुनाई दिया। हम यहाँ मात्र अपनी ड्यूटी पूरी करने आए हैं, हमारा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। तभी दरवाजे पर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर एक लात मारकर दरवाजा खोल दिया गया। दो हिंसक से लगने वाले चेहरे दरवाजे पर खड़े दिखाई दिए। हेलो, कहिए, रॉक्सी ने सोफे पर बैठे बैठे ही कहा। उसने अपना हाथ अपनी गोद में रखा हुआ था। मेरे विचार से आप लोगों को मेरी तो तलाश नहीं है ना? उन दोनों में से एक अंदर दाखिल हुआ, दूसरा वहीं दरवाजे पर खड़ा रहा। अंदर दाखिल होने वाले व्यक्ति ने जरा कड़े स्वर में कहा, जब मुझसे बात किया करो तो खड़े होकर बात किया करो, समझे? रॉक्सी जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और अपना हैट उतार लिया। सॉरी सॉरी मिस्टर स्ट्रॉन, उसने नम्र स्वर में कहा। हुक्म कीजिए ना, आज तो बहुत दिनों बाद भेंट हुई है आपसे। स्ट्रॉन उसके नजदीक पहुंचा। उसने रॉक्सी की जेब थपथपाई, फिर पूछा, पिस्तौल कहाँ है तुम्हारी? पिस्तौल? कैसी पिस्तौल? रॉक्सी ने कंधे उचकाए। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है बॉस, आप तो जानते ही हैं मैं इस प्रकार का कोई भी खतरनाक हथियार अपने पास रखता ही नहीं हूँ। इस प्रकार की बातें बनाकर तुम बच नहीं सकते, समझे? जरा संभल कर रहना। फिर उसकी निगाह डिल्लन पर जा टिकी। उसने अपने साथियों की ओर देखा और पूछा, इस बंदर को देखा है कभी? सभी साथियों ने सिर हिलाया। स्ट्रॉन चलता हुआ डिल्लन के नजदीक पहुंचा। कौन हो तुम? उसने पूछा। और यहाँ क्या कर रहे हो? डिल्लन ने अपने चेहरे पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त न होने दी। उसने भाव रहित चेहरे से उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं अपने दोस्त के साथ बैठा एंजॉय कर रहा हूँ, इसमें कोई बुराई है क्या? या अपराध है ये? स्टोन कठोर स्वर में बोला, तुम आए कहां से हो? मैं तुम्हें इस इलाके में पहली बार देख रहा हूँ। डिल्लन ने मीरा की ओर देखा। तभी स्टोन ने अपना मुक्का घुमाया और डिल्लन के जबड़े पर वार कर दिया। जुबान लड़ाता है हरामजादे! वो फुंकारता हुआ उसके ऊपर टूट पड़ा। डिल्लन अपना संतुलन खो बैठा और धड़ाम से नीचे जा गिरा। रॉक्सी आतंकित स्वर में चिल्लाया, देखो देखो, यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करो, प्लीज प्लीज। डिल्लन ने स्ट्रॉन की ओर देखा। उसकी आंखों में कूट कूट कर घृणा भरी थी। जबड़े को सहलाता हुआ वो धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में नफरत के भाव जागृत हो चुके थे, लेकिन प्रकटतः वह शांत बना रहा। पपीते की सी खोपड़ी वाले पागल गधे, सुन, जब मैं तुमसे कोई बात पूछूं तो उसका तुरंत जवाब दे दिया करो। बोलो, कहां से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? स्टोन का दूसरा साथी दरवाजे पर आकर बोरियत महसूस कर रहा था, पर उसके हाथ में पिस्तौल लगा हुआ था। डिल्लन ने अपने दांत भींच लिए। उसने उत्तर दिया, मैं प्लॉट्स विला से आया हूँ, मेरा नाम गर्नी है, निक गर्नी। मीरा शांत खड़ी रही। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। ओह स्टोन ने व्यंग भरे स्वर में कहा, ऐसे कह रहे हो जैसे बहुत बड़े जमींदार के बेटे हो। इस शहर से बाहर हो जाओ पाजी कहेंगे। हम लोगों को तुम जैसे लोगों की सब खबर रहती है, समझे? तुम जैसे मक्कारों के लिए इस शहर में कोई जगह नहीं है। वापस प्लास्ट विला ही पहुंच जाओ, फिर मुड़कर इस शहर में अपनी सूरत मत दिखाना, समझ गए? डिल्लन की आंखों में नफरत का समंदर हिलकोचे खा रहा था, परंतु वो जब्त करके रह गया और शांत खड़ा रहा। जवाब दे हरामजादे! स्टोन ने अपना मुक्का भींचते हुए घुर्रा कर कहा, मेरे साथ तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी, कोशिश भी मत करना, मुक्के मार मार के मैं तेरा दम निकाल दूंगा। डिल्लन ने कहा, हाँ मैं समझ गया। स्टोन मीरा की ओर मुड़ा, और तुम कौन हो? मैं इनकी पत्नी हूँ, मीरा ने सरल स्वभाव में जवाब दिया। स्टोन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं सब समझता हूँ। सुनो,
तुम्हारे जैसी बच्चियों के लिए यह जगह ठीक नहीं है। अच्छा होगा तुम अपने घर चली जाओ। इस जैसे पागल कमीने के साथ रहकर तुम अपना समय व्यर्थ कर रही हो। फिर वो डिल्लन की ओर संकेत करते हुए मीरा से बोला, इसे भूल जाओ और वापस अपने माँ बाप के पास चली जाओ। मीरा ने निगाहें झुका ली। मोटा मुंहफट हरामजादा, उसने मन ही मन स्टोन के लिए गालियां बकी। स्टोन ने कहा, फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, लेकिन याद रखना अगर तुम लोगों ने कोई गलत हरकत करने की चेष्टा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना। धमकी देता हुआ स्टोन बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। उन लोगों ने उसे अपने दूसरे साथी को आवाज देते हुए सुना। वो कह रहा था, हमें इस बदमाश गर्नी पर निगाह रखनी होगी। मुझे ये आदमी ठीक नहीं लगता। रॉक्सी खामोश बैठा हाथ के संकेत से उन्हें चुप रहने का संकेत करता रहा। जब दोनों पुलिसमैनों के नीचे पहुंच जाने की आवाज सुनाई दी तो दोनों ने निश्चिंतता से सांस भरी। डिल्लन ने सामान्य स्वर में कहा, देख लेना, एक दिन ये हरामजादा मेरे हाथों से ही मर कर रहेगा। जरा पैर जम जाए फिर देखना। किसी दिन हत्थे चढ़ गया तो इसकी वो हालत करूंगा कि फरिश्ते भी पनाह मांगने लगेंगे। बेलोरी रेस्टोरेंट यूनियन स्टेशन के पास 22वें रोड पर स्थित था। ब्रेकफास्ट कोने वाली मेज पर बैठी राई नामक हल्की शराब की चुस्कियां लगा रही थी। जैसे ही रॉक्सी डिल्लन और मीरा को साथ लिए अंदर दाखिल हुआ, ब्रेकफास्ट ने उसे हाथ का संकेत देकर अपने पास बुला लिया। रॉक्सी उसकी मेज के करीब पहुंचा और उसने डिल्लन तथा मीरा का परिचय ब्रेकफास्ट से करवाया। वो बोला, ये मीरा है और ये डिल्लन है, हमारे साथ वाले कमरे में ही रहते हैं। ब्रेकफास्ट की नजरें डिल्लन के सुपुष्ट जिस्म पर पड़ गई। वाह, क्या गदराया बदन है, बड़ा सजीला जवान है, उसने सोचा। फिर प्रकटतः बोली, तुम लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, बैठिए। बड़े ही शांत भाव से मीरा ब्रेकफास्ट के पास ही बैठ गई। डिल्लन सामने वाली कुर्सी पर रॉक्सी के सामने बैठा हुआ था। रॉक्सी जैसे दोस्त से मिलकर मजा आ गया। मीरा ने कहा, वाकई वो एक अच्छा मित्र है। अच्छा, ऐसा है? ब्रेकफास्ट ने रॉक्सी की ओर देखते हुए कहा, क्या ये ठीक कह रही है? क्या तुम वाकई इस जैसी बच्ची में दिलचस्पी रख रहे हो? मीरा ने बात बदलनी चाहिए। इन्हें मत डांटिए, कुछ लोग होते हैं कुछ लोग होते हैं ऐसे ही दिलचस्प। उन्हें नौजवान लड़कियां बहुत भाती हैं, ऐसी लड़कियां जो परिपक्व हालत में पहुंच चुकी हों। विश्वास न हो तो इन्हीं से पूछ लीजिए। ब्रेकफास्ट हंसी, बहुत चालाक हो तुम। उम्र बेशक छोटी है तुम्हारी, लेकिन मर्दों को पहचानने का तजुर्बा बहुत है तुम्हें। मीरा ने सिर घुमा लिया, फिर बोली, अब हम लोगों को यहाँ सिर्फ बातें ही करनी है या कुछ और भी करना है? तभी 1 मीटर नजदीक से गुजरा। रॉक्सी ने उसे विस्की का ऑर्डर दे दिया। वो मन ही मन खुश हो रहा था। 2 औरतों के बीच इस नोक-झोंक को वो मजे लेकर सुन रहा था। ब्रेकफास्ट डिल्लन की ओर झुकी और धीमे स्वर में उसने पूछा, मेरे ख्याल से तुम्हें ये सब तो मालूम होगा कि शहर में कौन सा धंधा कहाँ होता है ना? डिल्लन ने उसकी ओर जरा कड़ी नजरों से देखा। ब्रेकफास्ट सहम कर पीछे हट गई। देखो, हम लोग यहाँ काफी अरसे के बाद आए हैं और इस बीच हालात कितने बदल गए हैं ये मैं कैसे कह सकता हूँ। रॉक्सी बोल उठा, उस सामने बैठे आदमी को देख रहे हो? उसने सामने बैठे एक आदमी की ओर इशारा किया। उस आदमी का नाम हर्स्ट है। सभी की निगाहें उस ओर उठ गईं। बीच वाली मेज पर एक आदमी अकेला बैठा शराब पी रहा था। उसके बालों का रंग सुनहरी था और उसने गहरे रंग का शानदार सूट पहन रखा था। उसके रख रखाव से मालूम होता था कि वो एक अमीर आदमी था। डिल्लन ने पूछा, कौन है ये हर्स्ट? ब्रेकफास्ट हंस पड़ी। वाह, तुम भी कैसे आदमी हो? तुम्हें शायद नहीं मालूम, आजकल इस आदमी के खूब चर्चे हैं। बड़े बड़े घोटालों में इसका नाम है और इसके हाथ से ही, इसकी मर्जी से ही सारे घोटाले होते हैं। डिल्लन ने एक बार फिर से हर्स्ट की ओर देखा। ओह, ये बात है। तो यूं कहो ना कि ये आदमी आजकल टॉप पर है। रॉक्सी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। हाँ, बिल्कुल। शायद ये तुम्हारा कोई पुराना जानकार निकल आए। मीरा ने डिल्लन की ओर देखते हुए कहा। हो ही नहीं सकता, रॉक्सी बोला। मैंने कहा है ना, आजकल ये आदमी टॉप पर है। इसके पास तो बड़े बड़े आदमी ही पहुंचते हैं।
मेरे या तुम्हारे जैसे छुटभइयों से तो ये बात करना भी पसंद नहीं करता। फ्रेकविस्ट बोल उठी। शायद तुम उस पर अपनी कुशलता आजमाना चाहती हो, हैं? फ्रेकविस्ट ने मीरा की ओर देखते हुए पूछा। मीरा खुश होकर बोली, क्या ऐसा हो नहीं सकता क्या? आखिरकार वो भी तो एक मर्द ही है। फ्रेकविस्ट सहम कर बोली, वो हर्ष ऐसा नहीं है। उसे अवयस्क छोकरियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो एक पके पकाए माल का रसिया है। मेरे कहने का मतलब है, ऐसी औरतें जो कड़क जवान हो चुकी होती हैं, उनमें रुचि लेता है ये। मीरा मटक कर बोली, मुझे तो आदमी अच्छा ही लगा। फ्रेकविस्ट इस पर तमक गई और बोली, तुम्हें शायद वो इसलिए अच्छा लगा है कि तुमने अभी अभी ये सुना है कि वो आदमी आजकल टॉप पर है। पर तुम शायद ये भूल रही हो कि ऐसे लोगों के साथ ये कठिनाई होती है कि वे अधिक दिनों तक टॉप पर नहीं रह पाते। इनके प्रतिद्वंद्वी इनके खून के प्यासे हो जाते हैं। मीरा बोली, अगर वो इतना बड़ा आदमी है तो सामर्थ्यवान भी होगा। वो स्वयं अपनी हिफाजत नहीं कर सकता क्या? रॉक्सी ने सिर हिलाया। थोड़ा इंतजार करो, फिर तुम स्वयं ही देख लेना। लिटिल अर्नी आजकल इसके खून का प्यासा हो रहा है। वो किसी न किसी दिन जरूर इसे ठिकाने लगा देगा। मीरा कुछ चिंतित सी हो उठी। पर ये भी तो हो सकता है ना, इससे पहले कि लिटिल अर्नी इस पर हमला करे, यही उसे ठिकाने लगा दे। तुम इस पाजी के बारे में कुछ नहीं जानती। रॉक्सी ने हाथों में अपना गिलास घुमाते हुए कहा। हर्स्ट ऑटोमेटिक मशीनों का धंधा करता है। कुछ समय से इसके पास दौलत का ढेरों भंडार जमा हो गया है। लिटिल अर्नी कैट शॉप चलाता है, बड़ा वो भी है। सालों से ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम करते चले आ रहे हैं। लाखों डॉलर की आमदनी है दोनों की, पर दोनों ही अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं हैं। इनके खर्चे भी बहुत हैं, इसलिए हमेशा और अधिक दौलत बटोरने की कोशिशों में लगे रहते हैं। मीरा ने आश्चर्य व्यक्त किया। लाखों डॉलर्स, ये तो बहुत बड़ी रकम होती होगी। रॉक्सी ने सहमति में सिर हिलाया। होती है। हमारे या तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ये रकम बहुत ज्यादा लगती है, बहुत बड़ी लगती है, पर इन जैसे लोगों की निगाह में ये रकम कुछ भी नहीं है। ये हर्स्ट अब कुछ और भी काम कर रहा है। वो अपना धंधा फैला रहा है। वो लिटिल अर्नी के क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है, और ये बात उस ठिगने अर्नी को पसंद नहीं आ रही। हालांकि हर्स्ट का ये कहना है कि उसके इस कारोबार से अर्नी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहता है कि ऑटोमेटिक मशीनों से उसके धंधे से अर्नी की कैट शॉप की भला क्या प्रतिद्वंदिता हो सकती है। पर अर्नी इस बात को नहीं समझ रहा। उसे तो रॉक्सी अपना बिजनेस प्रतिद्वंदी नजर आ रहा है। रॉक्सी दिनों दिन अपने कारोबार को फैलाता जा रहा है। अब होगा ये कि किसी भी दिन हर्स्ट के जिस्म में दर्जन भर गोलियां पैबस्त हो जाएंगी और उसकी सारी कमाई धरी की धरी रह जाएगी। इस पर मीरा बोली, पर यह भी तो हो सकता है ना कि लिटिल अर्नी के हमलावर होने से पहले ही हर्स्ट पहल कर दे और उसे ही खत्म कर दे। हो सकता है। तभी फ्रेकविस्ट बोल उठी, तो फिर तुम हर्स्ट पर डोरे डालने का काम शुरू कर रही हो, है ना? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, फिर भी अभी मुझे मुनासिब वक्त नहीं लगता। खैर, फिर कभी सही। फ्रेकविस्ट उठकर खड़ी हो गई। मैं चलती हूँ, मुझे कुछ और भी काम देखने हैं। इस पर रॉक्सी भी उठकर खड़ा हो गया। मैं भी चलता हूँ। फिर मीरा की ओर हाथ हिलाकर बोला, ओके, फिर मिलेंगे। फ्रेंकविस्ट ने एक कामोत्तेजक निगाह डिलन पर डाली। उस निगाह में एक निमंत्रण साफ प्रतीत होता था। फिर वो बोली, इस बेबी को संभाल कर रखना जरा, ये बहुत ऊंची उड़ान भरने के सपने देख रही है। डिलन ने कंधे झटकाए। मीरा उन्हें जाते हुए देखती रही। उनके जाते ही डिलन से बोली, चुड़ैल कहीं की, बड़ी चालाक बनती है, अपने आप को बचाए रखना इससे। मुझे वो तुम पर डोरे डालती सी प्रतीत हुई है। तुम फिक्र मत करो, डिलन ने कुर्सी की पुष्टगाह से टिकते हुए कहा। मैं जानता हूं ऐसी औरतों से कैसे निपटा जाता है। तभी उन्होंने देखा कि हर्स्ट ने अपनी चुटकी बजाई, वेटर को बुलाया। उसने बिल चुकाया और उठकर चल दिया। मीरा उसे दरवाजे तक जाते हुए देखती रही। दरवाजे के पास बैठे हुए दो पहलवान जैसे व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे हो लिए। डिलन बोला, मुझे यह आदमी अपने मतलब का दिखता है, ये मुझे आगे तक ले जा सकता है। मीरा ने धीरे से कहा, तुम्हें कहीं पहुंचाने के लिए किसी अन्य की सहायता की जरूरत नहीं है।
तुम अकेले ही आसमान की बुलंदियों को छू सकते हो। अपनी खोपड़ी का प्रयोग करो, डिल्लन बोला। इस समय हम यहाँ कुछ भी नहीं है। जब तक इस धंधे का कोई जानकार व्यक्ति हमें गाइड नहीं करता, हम धंधे में घुस ही नहीं सकते। पहले की बात और थी। उस वक्त मेरे अपने सहायक भी बहुत थे और उस धंधे को छोड़े हुए मुझे काफी अरसा हो चुका है। फिर उसने जरा कड़े स्वर में कहा, अब तुम अपना मुंह बंद ही रखना। मैं कुछ सोचना चाहता हूँ। जब मेरा दिमाग काम नहीं करेगा तो मैं तुम्हारी खोपड़ी का इस्तेमाल करने का संकेत दे दूंगा। मीरा का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, तो फिर उसी बिल्ली फ्रैक्विस्ट से सलाह ले लो ना। हो सकता है वो तुम्हें कोई बेहतर सलाह दे सके। डिल्लन ने उसकी ओर घूर कर देखा और कहा, तुम औरतें भी ना सब एक ही दिशा में सोचती हो। कितनी ईर्ष्यालु होती हैं ये। मैं सोचता था कि तुम शायद उनसे अलग होगी, पर तुम भी इन्हीं में से एक निकली। मीरा ने मन ही मन सोचा, देखूंगी किसी दिन तुझे अपना गुलाम बनाकर न छोड़ा तो मेरा भी नाम मीरा नहीं। पर मुंह से कुछ नहीं बोली। डिल्लन उठकर खड़ा हुआ। मैं बाहर जा रहा हूं। इस प्रकार की बातचीत मुझे परेशान कर देती है। मीरा उसके पीछे पीछे सड़क पर आई और किनारे के पेड़ों की छाया में चलने लगी। डिल्लन ने कहा, मुझे एक कार की जरूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से मैं अभी कार ले लूं। कार? मीरा चौंकी। ओह, पर इसके लिए धन कहां से आएगा? तुम अपना थोबड़ा बंद रखो। अपनी नाक इन बातों में मत डाला करो तो बेहतर होगा, डिल्लन ने उसे डांट दिया। दोनों आगे बढ़ते रहे। फिर मुख्य सड़क से हटकर डिल्लन एक गली में मुड़ा। वहां पुरानी कारों का एक गैराज था। दोनों गैराज में दाखिल हो गए। एक लंबी सी चोंचदार नाक वाले व्यक्ति ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ आप लोगों की? वह आदमी बोला, मुझे मेबली कहते हैं। यदि आप उचित कीमत पर कोई अच्छी सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए, डिल्लन ने कहा। पर फिलहाल गाड़ी खरीदने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम सिर्फ देखने के लिए आए हैं। ये भी हो सकता है कि कोई सस्ती सी चीज हाथ लग जाए तो खरीद भी ले। मेबली ने अपने अंगूठे अपनी पतलूनों की जेबों में डालते हुए कहा, उस गाड़ी को देख लीजिए, मेरा ख्याल है आपको पसंद आ जाएगी। उसने सिर के इशारे से एक गाड़ी की ओर संकेत किया। डिल्लन को पहली ही नजर में एक गाड़ी भा गई। वो एक बड़ी सी पैकॉर्ड थी। उसका रंग रोगन बेशक उड़ चुका था, लेकिन थी दमदार, हालांकि बड़ी अनाकर्षक थी। सारे लॉट में डिल्लन को वही एक ऐसी कार दिखाई दी जिसे 60 मील की रफ्तार से इसी दीवार से टकराया जा सकता था और उसके बाद भी उसमें कोई खराबी पैदा नहीं होती। वो सीधा उस कार की ओर नहीं गया, इधर उधर दूसरी कारें देखता रहा। मीरा उसके साथ साथ चलती रही। अंत में वो पैकॉर्ड के पास पहुंचा और उसे ध्यानपूर्वक देखने लगा। उसने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। उसने नोट किया कि पैकॉर्ड के स्प्रिंग अच्छे थे। मेबली आगे बढ़ा और कार का हुड साफ करने लगा। आपको ये कार पसंद आई है ना? डिल्लन बाहर निकला और कार के हुड का सहारा लेकर खड़ा हो गया। पसंद तो है, इस कार से हमारा काम चल जाएगा। मेबली का चेहरा खिल उठा। उसने गाड़ी की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। अरे ये गाड़ी आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी सर, अंत में बोला। इस गाड़ी में बहुत जान है। आप गाड़ी में बैठिए तो सही, मैं आपको इस गाड़ी को चला कर दिखाता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं स्वयं ही इसे चला कर देख लूं, डिल्लन ने कहा और गाड़ी के व्हील पर जा बैठा। डिल्लन ने गाड़ी चलाकर देखी। 25 मील की गति से वो बहुत ही सफाई से आगे भागती रही। फिर डिल्लन ने मोड़ काटा और उसके टायरों की आवाज से संतुष्ट हो गया। वो कार को वापस ले आया और बोला, तुम ठीक कहते हो, ये गाड़ी ठीक वैसी ही है जैसी कि मुझे जरूरत है। अब जरा इसकी कीमत तो बताओ। मेबली बोला, अरे सस्ती ही है, केवल $2000। डिल्लन मीरा की ओर मुड़ा। सुना तुमने? ये हजरत क्या कह रहे हैं? इस छकड़े की कीमत $2000। वाह वाह। सुनो मिस्टर, वो मेबली की ओर मुड़ा। मेरे विचार से इस पुराने छकड़े की कीमत $800 से ज्यादा हरगिज नहीं होनी चाहिए। मेबली ने दोहराया, $2000। मीरा ने कंधे उचका दिया। आओ चलते हैं, ये भाई कुछ सनकी मालूम पड़ता है। उसने डिल्लन की बाह थाम ली। डिल्लन बोला, जरा रुको, ये शायद इसकी कीमत कुछ घटा देगा। मैं ही एक कदम और आगे बढ़ जाता हूँ। सुनो मिस्टर, 1000 लेने हैं तो बोलो, वरना बात खत्म।
मेबली ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं मिस्टर, ऐसी बातों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। मैं इसे आपको सिर्फ $1000 में ही बेच सकता हूँ। मीरा बोली, आओ चलते हैं, इसके साथ वक्त जाया करने से क्या फायदा। डिलन ने कहा, ठीक कहती हो। मीरा के साथ 2 कदम और आगे बढ़ गया। मेबली हिचकिचाया, फिर बोला, भाई देखो, आपको कार लेनी है तो मैं 1900 ले लूंगा। चलो जी, मीरा डिलन का वहां थामते हुए बोली, मैंने कहा था ना, ये हमारा समय बर्बाद कर रहा है। 1900। वे दोनों दरवाजे की ओर बढ़ गए। मेबली जल्दी से उनके नजदीक पहुंचा। जरा रुकिए तो, फिर सोच लीजिए, इतनी जल्दी क्या है। डिलन ने कहा, छोड़िए छोड़िए, अब हमें इसमें रुचि नहीं रही। सुनो, मीरा ने मेबली की ओर देखकर कहा, 1400 लेंगे? 1400 लेंगे तो बात कीजिए, वरना रहने दीजिए। डिलन ने कठोर नेत्रों से उसकी ओर देखा, पर कहा कुछ भी नहीं। मेबली ने अपनी खोपड़ी पर हाथ फिराया, फिर बोला, आप लोगों ने बहुत कम कीमत लगाई है, पर कोई बात नहीं, मैं अपना कमीशन छोड़ दूंगा और क्या। आप 1600 दे दीजिए और कार ले जाइए। डिलन कार को तो पसंद कर ही चुका था। काफी मोल भाव के बाद वो कार को इस शर्त पर लेने के लिए तैयार हो गया कि कार की टंकी को पेट्रोल से फुल करवाना होगा। मेबली ने उसकी ओर देखा। तुम काफी सख्त आदमी मालूम होते हो, पर मैं मान लेता हूँ तुम्हारी ये बात भी। ठीक है, तो तुम इसे तैयार करो, हम लोग 1 घंटे में लौट कर आते हैं। वे दोनों बाहर चले गए। मीरा चिंतित स्वर में बोली, इस कार को खरीद लेने के बाद हमारी धनराशि बहुत कम रह जाएगी। ये हमारी धनराशि वाला विचार तुम्हारे दिमाग में कहां से आया? डिलन ने पूछा और कहा, हम उस कमी को आज रात ही पूरा कर देंगे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोनको सर्विस स्टेशन बीनर स्प्रिंग्स पर था। इस समय वो रोशनी से जगमगा रहा था। 2 थके मांदे से कर्मचारी दफ्तर में बैठे उबासियां ले रहे थे। दोनों इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब कोई कार वाला पहुंचे और कब वे पेट्रोल उस कार में डालें। उनमें से एक का नाम जॉर्ज था। वो अपनी प्रेमिका के बारे में सोच रहा था। जब वो खाली होता था और धनराशि के अन्य साधनों के बारे में नहीं सोच रहा होता था, तो उस वक्त वो अपनी प्रेमिका का ही ख्याल दिमाग में रखता था। अन्य दूसरे नौजवानों की तरह उसके दिमाग में बस 2 ही चीजों का ख्याल रहता था, धन और प्रेमिका। उसका दूसरा साथी हैक मेज के उस पार उसके सामने बैठा था। तभी वो बोला, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ घंटों के लिए दुःस्वप्न को देखने में मसरूफ हो। जॉर्ज ने एक लंबी सी सांस भरी। तुम एड्डी को जानते हो? जानते हो उसे? अरे मैं उससे शादी करने वाला हूँ। तो फिर कर लो ना, तुम्हें रोका किसने? नहीं दोस्त, जॉर्ज ने फिर आह भरकर बोला, अब वो मुझसे दूर दूर रहने लगी है। उसके प्रेम में ठंडक आ गई है यार। वो धन चाहती है। पिछले 2 वर्षों से मेरे वेतन में 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। यही बात उसे परेशान किए दे रही है। हैक ने कहा, काश काश इस सर्विस स्टेशन के हम 2 ही मालिक होते। हम यहाँ लगभग $500 रोज की सेल तो कर ही लेते, उससे भी कहीं ज्यादा। आज तो कई बिलों का भुगतान आया ही नहीं है। अंदर गल्ले में और भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तभी दोनों ने बाहर किसी कार के रुकने की आवाज सुनी। दोनों उछल बैठे और बाहर की ओर भागे। उन्होंने देखा एक पुरानी सी पैकॉर्ड कार पेट्रोल पंप के सामने खड़ी है। डिलन कार से नीचे उतरा। तुम्हारा और कोई साथी अंदर भी है? उसने पूछा। दोनों ने आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखा। नहीं, हम दोनों ही हैं, जॉर्ज ने उत्तर दिया। आप सिवा बताइए, यदि कार में कुछ गड़बड़ी है तो हम उसे ठीक कर देंगे। डिलन ने अपने हाथ थोड़े ऊपर किए। उसके दोनों हाथों में पिस्तौलें थीं। वो कठोर स्वर में बोला, तुम लोग अपने हाथ ऊपर करो और अंदर चलो।